हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 5 में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ का। और कूलम्ब्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, जो वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। मतलब नेचर में जो 4 फंडामेंटल फोर्स है उसमें से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमारा है। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड जो लॉ है कूलम्ब्स लॉ उस पर चर्चा करेंगे। तो सब लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, हमारा कूलम्ब्स लॉ। बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है और पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो सबसे पहला लॉ आप पढ़ रहे हैं वो यही है आपका कूलम्ब्स लॉ। क्या बताता है कूलम्ब्स लॉ? जैसे मान लीजिए 2 चार्ज आपके पास है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज क्या है आपका Q1 और दूसरा चार्ज क्या है आपका, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज आपका क्या है Q2। एक चार्ज हो गया Q1 और दूसरा चार्ज क्या हो गया Q2। 2 चार्ज है, दोनों का डिस्टेंस R है। दोनों का डिस्टेंस क्या है, R है। 2 चार्ज है, उसके बीच का दूरी क्या है, R है। तो कूलम्ब्स लॉ बताता है कि दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, एक फोर्स लगता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है, जो वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्स। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, मान लीजिए वो F है, तो ये लॉ बताता है कि वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो इसके बीच का दूरी है R है ना, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यही लॉ है। अब ये दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो क्या कहा जाता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्या कहा जाता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है भाई कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और यहीं पर से हमारा प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है ये जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है ना, उस कांस्टेंट को हम K कहते हैं। क्या लिखेंगे, K, और ये क्या, ये तो है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पे K आया है, ये K यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है, ये K यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये K क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना। इसका नाम क्या है, मतलब कोई भी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के साइन का जगह पे आता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और इसका नाम क्या है, नेम्ड एज, इसका नाम है, क्या नाम है इसका भाई, इसका नाम क्या है, लिख लेते हैं हम लोग इधर, है ना। यहाँ पे ख़त्म हो गया है जगह, हम आपको दिख नहीं रहा होगा इसके नीचे। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो K है, जो हर जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे आप ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं तो कैपिटल G होता है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, तो K का नाम है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे K को, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या फिर क्या कहते हैं हम उसको, कप्पा कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं या फिर क्या कहते हैं उसको हम लोग, कप्पा कांस्टेंट कहते हैं। जो दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या फिर कप्पा कांस्टेंट। K का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहिए या फिर क्या कहिए, कप्पा कांस्टेंट कहिए। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आया, इसी का नाम क्या है भाई मेरे, K है। अब K के बारे में हम लोग विशेष जानकारी बाद में अर्जित करेंगे, K के यूनिट वगैरह पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम ओम्स लॉ का, इसका सॉरी ओम्स लॉ नहीं, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या स्टेटमेंट होगा, इसी को स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, किसके किसके बीच का फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्जेस, 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है ना, दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट है, जो लिखे हम यहाँ पे क्या, Q1 Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है भाई, आप देख रहे हैं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, उसके बीच का जो दूरी है उसके स्क्वायर के क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। यही आपका कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है, यही क्या है आपका कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है। और कोई भी फोर्स अगर ये इस चीज़ को फॉलो करता है तो इसका एक अलग नाम है, पता है क्या, इसका नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसका पालन करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ का ये पालन करता है ना। और जो फोर्स लगता है यहाँ पे उसको हम लोग क्या कहेंगे, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है ना, फॉर टू चार्जेस इज कॉल्ड हेयर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं हम लोग उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग ध्यान रखते हैं। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वन ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस, वन ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस, जो चार फंडामेंटल फोर्स है उसमें से एक ये है, वन ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस, जो चार फंडामेंटल फोर्स है उसमें से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, ठीक है, वन ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि ये सेंट्रल फोर्स है। अब आप कहिएगा सेंट्रल फोर्स क्या होता है, क्या कहिएगा, सेंट्रल फोर्स है। अब सेंट्रल फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो बॉडी के सेंटर टू सेंटर के बीच में लगता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स आप पढ़ते होंगे, ये भी दो बॉडी के सेंटर के बीच में लगता है ना, तो ये सेंट्रल फोर्स है, दो चार्ज के सेंटर के बीच में लगेगा। क्योंकि यहाँ पॉइंट चार्ज इसीलिए उतना नहीं हम देखते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा ऐसे चार्ज स्फीयर ले लिए, थोड़ा सा बड़ा ले लिए, ऐसे एक चार्ज स्फीयर ले लिए इस तरीके से, और उसका ये हो गया और ये हो गया सेंटर, है ना। इस स्फीयर पे चार्ज है Q1, इस पर Q2, दो चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा ही। तो जो r दूरी लेते हैं ना भाई मेरे, देखिएगा इस पे कितना चार्ज है Q1, इस पे चार्ज कितना है Q2, तो जो r दूरी हम लोग लेते हैं वो r दूरी क्या है आपका, वो r दूरी यहाँ से यहाँ होगा, यही क्या होगा आपका r दूरी होगा, सेंटर से सेंटर। अगर फोर्स पूछेगा ना तो ये बॉडी इस पे लगाएगा फोर्स सेंटर पे, फोर्स सेंटर के लॉन्ग लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe से लिख देते हैं, मान लीजिए अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं ऐसे, ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगा इधर Fe, यानी सेंटर टू सेंटर के बीच में फोर्स लगेगा, Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, और जो नेचर में चार फंडामेंटल फोर्स होता है उसमें से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, ठीक है। तो हम लोग कूलम्स लॉ पे चर्चा कर रहे थे। कूलम्स लॉ में हम लोग देख लिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे जो K है, अभी हम लोग बस कूलम पढ़े हैं कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, वो फोर्स ऐसे निकालते हैं, है ना। उसके बाद उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी देख लिए, स्टेटमेंट देख लिए कूलम्स लॉ का, और अब हम लोग को इस इक्वेशन को एक्सपैंड करना है। K यहाँ पे के का नाम बताया ही, कप्पा कांस्टेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो उस पर थोड़ा सा हम अपना डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, के वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे होता है ना ग्रेविटेशन में आप पढ़े होंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन 11th क्लास में पढ़ना है और 9th में भी पढ़ना है, तो आप लोग अच्छे से समझते होंगे। जी आता है, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। उसी तरीके से इसका भी तो कुछ वैल्यू होगा, तो उस पर चर्चा करेंगे। अभी तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में खो गए थे, अब हम इस इक्वेशन पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि हम अभी कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं, तो कूलम्स लॉ का जो इक्वेशन उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए तो क्या बोले, अब हम लोग बात करेंगे जो हम हमारा इक्वेशन था, क्या था हमारा इक्वेशन, हम देख चुके हैं F इज इक्वल टू K, है ना, और इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे K के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। K का तो नाम आपको हम बता ही दिए, K का नाम कप्पा कांस्टेंट है। K का वैल्यू क्या होता है, तो लिखेंगे हेयर जो K होता है, क्या होता है आपका जो K का वैल्यू होता है, K का वैल्यू कितना होता है भाई, K इज इक्वल टू, है ना, 1/4 पाई
एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है, सॉरी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ पे वेयर आप क्या लिखिएगा, जो आपका एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ये किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, क्या कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर कहेंगे उसको हम, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर कहेंगे। अब कहिए सबका नाम क्या है, तो देखिए इप्सिलॉन का नाम है इप्सिलॉन, देख के का तो नाम बता ही चुके। यहाँ जो इप्सिलॉन है ना, इस इप्सिलॉन को हम क्या कहते हैं, ये एप्सिलॉन किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो इसको कहते हैं हम लोग परमिटिविटी, क्या कहते हैं इसको हम लोग, परमिटिविटी कहते हैं ना, परमिटिविटी। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर आप देख रहे हैं, तो ये जो इक्वेशन है एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, क्या है आपका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस का परमिटिविटी है ये, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, या हम उसको क्या कह सकते हैं, वैक्यूम कह सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर क्या कह सकते हैं, वैक्यूम। और जो आपका इप्सिलॉन है, ये इप्सिलॉन आर, इसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, क्या कहते हैं हम लोग उसको, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। इसीलिए हम कूलम्स लॉ को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, अभी इक्वेशन को जानते हैं, क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू के के जगह पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और क्या Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। देखिए के के जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये क्या हो गया Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब ये देखिए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम होगा उसका है ये। अब देखिए जनरली जो हमारा होता है वैक्यूम और एयर में होता है, जनरली हम लोग बात किसका करते हैं, वैक्यूम और एयर का। मतलब अगर मान लीजिए ना, अगर आप ऐसा सोचिए दो चार्ज है आपका, जैसे देखिए फॉर वैक्यूम है ना, दो चार्ज है वैक्यूम में है, यानी उसके बीच का मीडियम, दोनों चार्ज का इंटरवेनिंग मीडियम वैक्यूम है, तो वैक्यूम के लिए या एयर के लिए भी एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम 1 लेते हैं, 1 होता है, कितना होता है आपका, 1 होता है। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ से आप लिखिएगा, मान लीजिए ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज क्या है Q2, और जो इंटरवेनिंग मीडियम है वो, मतलब दोनों चार्ज किस मीडियम में रखा हुआ है भाई, तो वैक्यूम में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, मतलब घेर दिए, जिससे पता चले कि चार्ज के बीच का मीडियम क्या है, वैक्यूम, और दोनों के बीच का दूरी r है, तो हम लोग जानते हैं वैक्यूम के लिए, वैक्यूम है, एयर के लिए क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप कहिएगा कैसे लिख दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू तो 1 होता है ना, और क्या Q1 Q2 बटा दूरी r ही मान रहे हैं, तो क्या होगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब हो गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आप देख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा। अब इसका यूनिट पे भी तो चर्चा करेंगे कि के का यूनिट क्या होगा। देखिए फटाक से के का यूनिट हम निकाल सकते हैं यहाँ से, के बराबर क्या लिख दीजिएगा आप, के बराबर लिखिएगा ना यहाँ से FR स्क्वायर और डिवाइडेड बटा Q1 Q2, डिवाइडेड बटा Q1 Q2 होगा ना। तो देखिए फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, इसका यूनिट हो गया मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया Q1 Q2, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये किसका यूनिट हो गया, के का यूनिट हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आया है ना, इसका वैल्यू लिखना है हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन मीटर और कूलम्ब सब SI में लिखा गया है, तो ये क्या है इन SI सिस्टम में इसका वैल्यू होगा 9 × 10⁹, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इसका वैल्यू 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और चार्ज का SI यूनिट आपको बता चुके हैं क्या होता है, स्टैट कूलम्ब। तो ये स्टैट कूलम्ब पे पावर -2, ये किस में हो गया CGS में, ये किस में हो गया भाई मेरे CGS में हो गया, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू SI में 9 × 10⁹, और CGS में क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। इसलिए जब कल क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर SI में हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम उसका वैल्यू क्या रख देंगे भाई 9 × 10⁹ रख देंगे। और अगर हमको CGS में सॉल्व करना है तो CGS में सॉल्व करना रहेगा तो हम उसका वैल्यू क्या रख देंगे 1,
ये हुआ जब दो चार्ज के बीच का मीडियम एयर है, एयर या वैक्यूम है, तो वैक्यूम या हम लोग एयर भी बोलचाल के भाषा में कहते हैं। हालांकि बात कुछ अलग है लेकिन चलता है इतना अप्रोक्सीमेशन फिजिक्स में। अब हम किसका बात करेंगे, अब हम बात करेंगे फॉर मीडियम। अगर दो चार्ज के बीच में वैक्यूम नहीं होगा, कोई मीडियम होगा, मान लीजिए दो चार्ज के बीच में कोई मेटल आ गया, दो चार्ज के बीच में वाटर है ना, तो इसके लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा। इसके लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा। तो क्या होगा, जब एप्सिलॉन आर का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा तो आप क्या करिएगा, है ना। तो जब एप्सिलॉन आर का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए उस केस में हम लोग क्या करेंगे, F बराबर क्या लिखेंगे, F बराबर हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई, पहले ये समझ लीजिए ना, इस तरीके से रहेगा आपका। इसको मिटाएं जरा, देखिए दो रहेगा, जैसे यहाँ रहा का क्या, दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है Q2, और दोनों के बीच का मीडियम जो है, मतलब ये जो मीडियम है, ये मीडियम मान लीजिए कुछ दूसरा एयर नहीं है, कोई दूसरा मीडियम है, दोनों चार्ज के बीच का मीडियम एयर नहीं है, कोई दूसरा मान लीजिए कि कोई मेटल रख दिया होगा, या ऑयल होगा, या वाटर होगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ से लिखिएगा F किसी भी मीडियम में अगर हमको लिखना होगा तो मीडियम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर और Q1 Q2/r²। क्यों ऐसा लिखेंगे, एप्सिलॉन आर क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि जो मीडियम में फोर्स लगता है वो एप्सिलॉन आर पे डिपेंड करता है, क्योंकि एप्सिलॉन आर मीडियम के लिए 1 नहीं होगा। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन आएगा, कहेगा एयर में इतना फोर्स लग रहा था, बताइए मीडियम में क्या होगा। तो हम बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। कैसे काम करेंगे, देखिए अगर आपसे कहेगा कि F एयर और बटा F मीडियम बताइए, यानी एयर और मीडियम में जो फोर्स लग रहा है उसका रेशियो क्या होगा, नहीं दिखाई दे रहा है आप लोग को, बहुत अफसोस की बात है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर एक अलग कोपचा बना देते हैं, इस अलग कोपचे में हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि F एयर और बटा F मीडियम का अगर रेशियो पूछेगा तो क्या होगा, सब कुछ तो सेम ही रहेगा ना, ये दोनों को डिवाइड, ये एयर में, ये किस में, मीडियम में। अभी दोनों का आप डिवाइड कर दीजिए खाली, तो डिवाइड कर दीजिएगा तो देखिए ऊपर में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², और नीचे क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कुछ कट जाएगा, खाली एप्सिलॉन आर बचेगा। तो ये जानते हैं किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन आर के बराबर। किसके बराबर होगा ये, एप्सिलॉन आर के बराबर। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी एयर और मीडियम में, यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि मीडियम में जो फोर्स होगा वो एयर में जो फोर्स है उसके एप्सिलॉन आर टाइम्स होगा, उसके क्या होगा, सॉरी एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होगा, डिवाइड किए हैं ना। तो मीडियम में जो फोर्स होगा वो एयर बटा एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। तो सोचिए कि मीडियम जब बीच में रहेगा तब ज़्यादा फोर्स लगेगा कि एयर में ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो मीडियम में जो फोर्स लग रहा है एफ एयर बटा एप्सिलॉन आर, और इसका वैल्यू 1 से हमेशा बड़ा है ना, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। एक तो एयर का होता है, ये वैक्यूम का, 1 से बड़ा होगा। तो 1 से जैसे ही ये टर्म बड़ा होगा तो समथिंग डिवाइडेड बटा 1 से बड़ा टर्म, तो इसको 1 से, इसको क्या कर देगा, छोटा बना देगा ना इसके तुलना में। तो ये जो है मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो कम होगा। क्यों, क्योंकि वो एयर में जो फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बटा एप्सिलॉन आर है। तो जब दो चार्ज के बीच में मीडियम एयर होगा तो स्वाभाविक है कि ज्यादा फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, इन कंपैरिजन टू जब उसके बीच में मीडियम होगा। क्यों, क्योंकि मीडियम में जो फोर्स लगता है वो एफ एयर बटा एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, तो वो भी हम लिखेंगे अब यहाँ पे जगह, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं ना, सिंपली हम लिख दें, कहेगा कि दो चार्ज के बीच में जब मीडियम रहेगा तो कम फोर्स लगेगा, और दो चार्ज के बीच में जब एयर रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगेगा। एयर रहेगा तो क्या होगा भाई, ज्यादा फोर्स लगेगा। फिर से आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, जगह बहुत कम है भाई, हम लोग जगह बचाने के फिराक में लगे हुए हैं। देखिए क्या बोलेंगे, कहेंगे मीडियम में कम फोर्स लगेगा और एयर में क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा। एयर में क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा। ध्यान दीजिएगा, मीडियम में कम फोर्स और एयर में ज़्यादा फोर्स लगता है। क्यों, क्योंकि मीडियम जब इंट्रोड्यूस कराते हैं तो फोर्स एप्सिलॉन आर टाइम्स घट जाता है। देख लीजिए रिजल्ट आपके सामने। तो क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से पढ़ना है, एयर है कि क्या है। ऐसे 95% क्वेश्चन में एयर ही होता है, लेकिन 5% सनकी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो एयर ना होकर कुछ और ही हो जाएगा। तो पहले आप इस पे चर्चा, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बात करेंगे अब हम, क्या लिखेंगे
लिख देते हैं वो बात पॉइंट हम नोट करके क्या लिख दें बताइए। लिखेंगे वेन एनी मीडियम, क्या कहेंगे, वेन एनी मीडियम। और देखिए मीडियम और कभी कभी डाइलेक्ट्रिक भी कहेगा। मीडियम जो होता है ना, इंसुलेटिंग मीडियम होता है, उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो मीडियम ना कह के डाइलेक्ट्रिक कहेगा। और डाइलेक्ट्रिक आगे पढ़िएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लास्ट में पढ़ाएंगे जब कंडक्टर पढ़ाएंगे। तो जब कोई मीडियम या डाइलेक्ट्रिक है ना, व्हेन एनी मीडियम और डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, है ना, इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द चार्जेस, इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द चार्जेस, है ना, दोनों चार्ज के बीच में हम लोग क्या करेंगे, दोनों चार्ज के बीच में हम लोग क्या करेंगे, मीडियम या डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देंगे। देन द फोर्स बिटवीन देम डिक्रीजेस, देन द फोर्स बिटवीन देम डिक्रीजेस। तो दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, एयर के तुलना में क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज, मतलब एयर के तुलना में क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यही आपका रूल है। ठीक है, ये हुआ कि जब हम मीडियम और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो घट जाता है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात होता है, जैसे देखिए, जैसे ये नोट करके पहला पॉइंट लिखिए। दूसरा में लिखिएगा जो मेटल होता है ना, फॉर मेटल्स, मेटल जो होता है, इसीलिए डाइलेक्ट्रिक लिखेंगे क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो होता है ना नॉन कंडक्टिंग होता है, इंसुलेटर होता है वो। देखिए फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए जो होता है एप्सिलॉन आर का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। मेटल के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। इसीलिए फोर्स इन केस ऑफ मेटल बराबर क्या हो जाएगा, समथिंग बटा इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। इसीलिए दो चार्ज के बीच में अगर कोई मेटल इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, दो चार्ज के बीच में अगर कोई मेटल इंट्रोड्यूस करा दिया जाए तो फोर्स जीरो हो जाएगा, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि मेटल का एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी होता है। अब जैसे देखिए अगला है, हम वाटर का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, वाटर का, है ना, किसका बात करेंगे, वाटर का। तो वाटर का जब बात करेंगे तो वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 81, है ना। वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, 81। तो वाटर के लिए जब पूछ कहेगा फोर्स लिखिए वाटर, दो चार्ज के बीच का मीडियम अगर वाटर है तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिख देंगे 1/81 और क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब कहिएगा 81 को बाहर क्यों निकाल दिए, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है तो बाहर निकाल दिए, इसलिए निकाल दिए क्योंकि एयर में तो इतना फोर्स लगेगा ना। इसलिए देखिए एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप, वाटर में जो फोर्स लगेगा ये तो एयर वाला का इक्वेशन होता है, एयर का फोर्स बटा 81, एयर का फोर्स बटा 81 81, है ना, एयर का फोर्स बटा क्या हो गया, 81 हो गया। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वाटर का में जो फोर्स लग रहा है इज इक्वल टू एफ एयर बटा 81। तो देखिए घट गया ना, एक मतलब एयर डिवाइडेड बटा 81, तो वाटर में फोर्स कम लगेगा, एयर में क्या होगा ज़्यादा। ये सब कुछ कुछ नोन रिजल्ट है जिस पे चर्चा करना जरूरी है, जो आपको अक्सर इधर उधर घूमते टहलते मिल जाएगा, इसीलिए उस पर चर्चा कर दिया गया है ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। तो वाटर में अगर फोर्स निकालने का दिया तो वाटर में फोर्स क्या होगा आपका 81 होगा। अब देखिए, अब हम आपको तीसरा पॉइंट में लिख रहे हैं। तीसरा जो चीज़ है ना, तीसरा क्या है, जैसे हम पढ़े कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 9 × 10⁹ लेकिन अभी तक हमको एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू में के बारे में पता नहीं चला। तो तीसरा नोट में हम लोग लिख लेते हैं, तीसरा नोट में क्या लिखते हैं हम लोग, वैल्यू। तीसरा नोट हम एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़ते हैं। नाम तो बता ही दिए, परमिटिविटी, क्या बता दिए हम लोग, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसको कहते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, या इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहा जाता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, या इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना। और क्या कह सकते हैं इसको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी इसी को कहते हैं, है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट का दूसरा नाम क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसका जो वैल्यू होता है ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ, पहले वैल्यू से पहले यूनिट निकाल लेते हैं, वैल्यू तो याद करने का चीज़ है, एक्सपेरिमेंटली बताया जाता है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और इसका यूनिट क्या पढ़े हैं, इसका यूनिट हम लोग पढ़े हैं ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, अभी पढ़े। के का अभी क्या पढ़े हम लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर अभी पढ़े हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो इसीलिए एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई के। तो के का यूनिट नीचे लिख देंगे हम लोग,
तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा एप्स का यूनिट, है ना, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर। बस ये के का यूनिट जब नीचे लिखेंगे, जब ऊपर ले जाएंगे एप्सिलॉन नॉट लिखते वक्त, तो न्यूटन पर न्यूटन हो जाएगा, मीटर पर मीटर, मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, साइन सी माइनस 2ac स्क्वायर हो जाएगा, यानी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। वैल्यू क्या होगा, डायमेंशन भी लिखना चाहते हैं इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट पता है तो डायमेंशन हम लिख सकते हैं। कहिएगा कैसे डायमेंशन लिख सकते हैं, तो पर न्यूटन है, पर न्यूटन क्या है, mlt-2, क्या होगा आपका mlt-2 नीचे, पर मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और कूलम्ब स्क्वायर मतलब क्या, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर मतलब क्या हो गया भाई, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हो गया आपका पर न्यूटन, नीचे लिख दिए हम, देख लीजिए ध्यान से, mlt-2, ये पर मीटर स्क्वायर नीचे लिख दिया एल स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये m ऊपर जाएगा तो क्या होगा, m पे पावर -1, l है और l स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, l पे पावर -3, और ये t पे पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, एक ऊपर और मौजूद, 2 ऊपर और मौजूद है तो t पे पावर 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा, m-1, l पे पावर -3 और क्या, t पे पावर 4 और a स्क्वायर। ये डायमेंशन हो गया एप्सिलॉन नॉट का। इसका वैल्यू क्या होगा भाई, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा वो वैल्यू, तो लिखेंगे 8.85 और इंटू 10 के पावर -12, जो इसका यूनिट है क्या, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ये किसका वैल्यू निकाल लिया आप, एप्सिलॉन नॉट का। 8 निकालने लिए मतलब एक्सपेरिमेंटली पता किया गया है। अब यही जो होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखिएगा 8.85 इंटू 10 के पावर -12 और 4 पाई का वैल्यू, तो इसी को सॉल्व करके अप्रोक्सीमेशन में आता है 9 इंटू 10⁹, जो हम आपको बताए हैं इसके पिछले वाले स्लॉट में। ठीक है, तो देखिए ये जब बात कर लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट का, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सारा चीज़ जो कूलम्स लॉ के इक्वेशन में एक एक छोटा छोटा चीज़ था, के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, उसका वैल्यू इक्वेशन में कैसे लगाते हैं, वो सब हम लोग सीख चुके हैं। अब आपका काम है इसको नोट करिए, है ना, या स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वांटिटी और है एप्सिलॉन आर, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले इसको नोट कर डालिए, फिर आगे बढ़ पाएंगे। देखिए क्या है, 3 पॉइंट के बाद हमारा चौथा पॉइंट जो है वो क्या है भाई, चौथा पॉइंट है एप्सिलॉन आर। तो देखिए एप्सिलॉन आर जो है यूनिट लेस है, ये रिलेटिव क्वांटिटी, देखिए उसका यूनिट उसका वैल्यू लिखे 81, कोई यूनिट उसके साथ में नहीं लिखते हैं क्योंकि ये रिलेटिव परमिटिविटी है ना, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है। तो ये क्या है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। क्या है ये आपका, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, है ना, इसका कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो अभी हम पढ़े उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का। तो अभी बोर्ड पे हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, फिर हम सॉल्यूशन कराएंगे। देखिए अब 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लगे हाथों लिख दिए हैं, अब इसको पढ़ के इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज इज इक्वल टू 200 न्यूटन। 2 चार्ज के बीच का फोर्स है 200 न्यूटन। कितना फोर्स है भाई, 2 चार्ज के बीच का 200 न्यूटन फोर्स है। तो 2 चार्ज के बीच का फोर्स है 200 न्यूटन। इफ़ अ मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम, अगर हम उसके बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो फोर्स 50 न्यूटन हो गया, तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। रिलेटिव परमिटिविटी का नाम ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम एयर में काम कर रहे थे तो क्या लिखेंगे भाई, एयर में का ऐसे भी याद बता चुके हैं, अगर आपको अभी वाला फॉर्मूला याद होगा तो लिखेंगे एफ मीडियम बटा एफ एयर, बता चुके हैं, इज इक्वल टू क्या 1/εr। अभी कुछ ही क्षणों पहले लिखे हैं, ज़्यादा देर नहीं हुआ है। देखिए तो क्या लिखेंगे, अभी यहाँ से हम लिखेंगे कि मीडियम में कितना, मीडियम इंट्रोड्यूस करा दिए तो कितना लग रहा है 50 न्यूटन, और एयर में कितना था आपका, जब एयर में देख रहे थे तो एयर में 200 था, इज इक्वल टू 1/εr। इससे ये 4 बार में कट जाएगा, तो εr मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू, 4। आगे आंसर, इसका आंसर क्या है 4, बहुत ही सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे,
अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है, ये भी क्वेश्चन भले ही बड़ा है लेकिन है आसान क्वेश्चन। कह रहा है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर इन एयर इज एफ, यानी एयर में एफ फोर्स लग रहा है। तो एयर वाला इक्वेशन लिख के तैयार कर लेते हैं। क्या लिखेंगे एयर वाले इक्वेशन में? हम लोग लिखेंगे एयर में एफ फोर्स लग रहा है ना, एयर में एफ लग रहा है तो एयर में क्या लिखते हैं बोलिए? एयर में लिखते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और दो चार्ज मान लिए Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। आर दूरी पे रखे हैं हम लोग। ये हम लोग की एक तरफ इक्वेशन लिख दिए जब हमारे बीच का जब मीडियम एयर है तो। अब कह रहा है इफ द मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड हैव ए रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, एक मीडियम को इंट्रोड्यूस करा है तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, और एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज चेंज्ड, और दोनों चार्ज के बीच के दूरी को क्या किया गया है? चेंज कर दिया गया है। दोनों चार्ज के बीच के दूरी को चेंज कर दिया गया, ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो कह रहा है दोनों चार्ज के बीच का दूरी क्या होगा, ताकि जितना फोर्स एयर में लग रहा था उतना ही फोर्स मीडियम इंट्रोड्यूस कराने के बाद भी लगे। मतलब दूरी हम लोग किस हिसाब से चेंज करेंगे कि पहले भी एफ फोर्स लग रहा था और इंट्रोड्यूस कराने के बाद भी एफ ही फोर्स लगे। तो देखिए देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन के मुताबिक इंट्रोड्यूस कराने के बाद भी सेम ही फोर्स लगना चाहिए एफ, है ना। इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटा आर नहीं, आर डैश का स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि दूरी चेंज किया है। कहेगा यही दूरी क्या होगा कि सेम ही फोर्स लगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप इसको सॉल्व करिएगा इंट्रोड्यूस कराने के बाद और इंट्रोड्यूस कराने के पहले, तो क्या लिखिएगा आप यहाँ से? इसीलिए आप लिखिएगा जब सब बराबरे है तो लिख दीजिएगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, है ना, Q1 Q2 बटा आर डैश का स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर लिखिएगा ना यहाँ से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 1/r स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा? 1/एप्सिलॉन आर और आर डैश का स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम यहाँ लिखते हैं। देखिएगा ध्यान से, उस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख दे रहे हैं आगे, इस क्वेश्चन का आगे हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिए सब कुछ कट गया, यानी दोनों फोर्स बराबर है भाई, फोर्स सेम होना चाहिए। मीडियम इंट्रोड्यूस कराने के बाद तो दोनों फोर्स को इक्वेट कर दिए, बराबर कर दिए, तो क्या हो गया आपका? तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या? देखिए यहाँ से ऊपर हम लोग लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे? लिखेंगे 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर और इंटू आर डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख दीजिएगा ना आप, यहाँ से लिख दीजिएगा आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन आर, आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन आर। क्यों? क्योंकि इसको इधर लेके चले गए और इसको इधर लेके चले गए। तो यहाँ से क्या हो गया? वो आर डैश किसके बराबर होगा? रूट चढ़ेगा तो यार हो जाएगा, ये रूट अंडर क्या होगा? एप्सिलॉन आर। आर डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? आर बटा एप्सिलॉन आर, है ना। आर डैश इज इक्वल टू आर और डिवाइडेड बटा रूट अंडर एप्सिलॉन आर। मतलब दोनों चार्ज के बीच का दूरी अब कितना रखेंगे? आर और डिवाइडेड बटा रूट अंडर एप्सिलॉन आर। तो मीडियम इंट्रोड्यूस कराने के बाद भी फोर्स बदलने वाला नहीं, ठीक है। तो ये जो था आपका ये दो क्वेश्चन जो आज हम पढ़ाए उसके बेसिस पे हम आपको करवा दिए, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, ये सारे क्वेश्चन को अपने से बनाइएगा और उसके बाद फिर और भी क्वेश्चन आप बुक से बना सकते हैं। अगले दिन हम लोग आएंगे तो कूलम्स लॉ पे और भी चर्चा करेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म एंड डिफरेंट थिंग्स पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना जरूरी है फिजिक्स सीखने के लिए, ठीक है। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।